नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम आप लोगों को समीकरण के गति के समीकरण के दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे, कलन विधि से सॉल्व करेंगे इन तीनों समीकरणों को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इन तीनों समीकरणों को ग्राफी विधि से सॉल्व कर लिया था, अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा 11th का चैप्टर है, गति के समीकरण, फिजिक्स का है। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, कलन विधि से गति के तीनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए और समझते हुए लिखते हुए चलिए, वीडियो को बिल्कुल काटिए पीटिएगा नहीं। चलिए पहला समीकरण सॉल्व करते हैं। प्रथम समीकरण प्रथम समीकरण उसमें हम फैक्ट क्या लेंगे अपना, और इसी को लेकर हम लोग प्रथम समीकरण को सॉल्व करेंगे। आप लोग थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दे दीजिए कि टाइम जो था आपका वो 0 था। 0 का मतलब है जब हम किसी भी प्रेक्षण को देखना या ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो टाइम बराबर उस समय क्या होता है, 0। समय 0 नहीं होता, लेकिन जिस वक्त हम किसी प्रेक्षण को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं या फिर प्रेक्षण लेना स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारा समय बराबर क्या होता है, 0। जब हमारा समय बराबर 0 था तो हमारा वेग क्या था, u था। प्रारंभिक वेग कितना था, u था। जब t समय बराबर कितना हुआ, t, तो जो हमारा वेग था वो कितना हो गया, v हो गया। हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब S हमारा क्या है, विस्थापन है, और A हमारा क्या होता है, नियत होता है। A क्या होता है हमारा, नियत होता है। नियत का मतलब होता है कि जो आपका लगातार वेग में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन की दर नियत नहीं होती, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है उसमें जो त्वरण आ रहा है वो नियत है। उसी को हम क्या कहते हैं, ए बराबर नियत। उसी को हम लोग बोलते हैं एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरण से गति। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ए बराबर कितना है, डीवी अपान डी टी। इस डी टी को इधर भेजते हैं तो ए बराबर डी टी अपान कितना हो जाएगा, डीवी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, इस मेथड को इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं, कलन विधि को। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन मेथड से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ समाकलन किया। समाकलन यहाँ होगा तो समाकलन का सिंबल है ए डी टी बराबर समाकलन डी बी। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ लिमिट लगाएंगे। लिमिट किसके हिसाब से लगती है, ये थोड़ा सा बात इधर कर लेते हैं। देखिए इधर, तो लिमिट जो है हमेशा डी के, लिमिट जो है हमेशा डी के साथ जो भी अक्षर है, डी के साथ वाले जो, जैसे जहां टी है और यहाँ क्या है, वी, तो इसी को बोलते हैं डी के साथ वाले के हिसाब से लगती है, के हिसाब से लगती है। थोड़ा सा समझिए, लिमिट जो इनकी लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो किसके हिसाब से लगेगी, जो भी डी के बगल में होगा। जैसे डी के बगल में यहाँ क्या है, टी है, तो यहाँ टी के हिसाब से लिमिट लगेगी। और यहाँ डी के बगल में क्या है, वी है, तो यहाँ वी के हिसाब से लिमिट लगेगी। चलिए यहाँ टी है तो टी हमारे पास क्या है, हमारी लिमिट कितना है, 0 से क्या आएगी, टी आएगी। तो हमारी जो लिमिट हो जाएगी यहाँ 0 से क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गया। अगला देखिए, हमारा जो वेग था, v का मतलब वेग, जो हमारा वेग था तो वो u से कहाँ आया था, v पर आया था। तो u और कितना हो जाएगा, v। ये हमारी लिमिट क्लियर हो गई। ये फैक्ट लिखते हैं बगल में, अगर कम समझ में आए तो इनको पहले देख लीजिएगा फिर यहाँ समझिएगा, ठीक है। d के हिसाब से हमने लिमिट लगा दी है। अब इसको देखिए, यहाँ एक कांस्टेंट है तो एक बाहर आएगा, तो समाकलन 0 टू t कितना हो जाएगा, dt बराबर समाकलन v u माइनस v और डी वी। समाकलन अब करते हैं तो फार्मूला इधर देख लीजिएगा समाकलन के। जब कोई भी संख्या जिसका समाकलन करना है,
समाकलन डी एक्स बराबर क्या होता है एक्स। ये समाकलन का फॉर्मूला है कि डी समाकलन डी एक्स बराबर क्या होता है एक्स। तो यह हमारा डी टी है, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल टी बचेगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा टी, और ये जो हमारी लिमिट है वो इस प्रकार से लग जाएंगी। उसी हिसाब से यहाँ डी वी है, तो यहाँ कितना बचेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, केवल वी बचेगा। और जो हमारी लिमिट है यू और वी यहाँ उस हिसाब से लग जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा आगे बढ़ते चलिए। देखिए अब हम एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो ए ब्रैकेट में क्या रखेंगे, टी के स्थान पर टी रखेंगे तो टी, माइनस लगाकर टी के स्थान पर क्या रखेंगे, जीरो, तो जीरो। आ रहा है समझ में? नोट करते रहिए, साथ साथ समझते रहिए और कमेंट करते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते तुरंत। अब यहाँ देखिए बराबर v के स्थान पर एक बार v रखेंगे, माइनस u के स्थान पर क्या, v के स्थान पर क्या रखेंगे, u। इसका जो सिंपल फंडा है वो ये है कि जो आपका t है उसके स्थान पर एक बार हम लोग क्या रखेंगे, अपर लिमिट, और माइनस लगाकर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। फिर उसी प्रकार से एक बार अपर लिमिट माइनस लगाकर लोअर लिमिट हमने लिख दिया। अब देखिए ए टी, यहाँ टी से जीरो जाएगा, केवल टी बचेगा, और यहाँ v माइनस का क्या बचेगा, u। अब हम इस u को उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, u प्लस ए टी बराबर क्या आ जाएगा, v। इसको घुमाकर लिखेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। ये हमारा पहला समीकरण आ गया, v बराबर u प्लस ए टी। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर अगले समीकरण, दूसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा समीकरण सॉल्व करते हैं। लिमिट वही रहेगी हमारी, जो है कि हमारा थॉट है इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे और इसका ही उपयोग हम दूसरे वाले समीकरण में, द्वितीय समीकरण में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका फैक्ट जो है हम उसको लिखते हैं। तो होता क्या है हमारा, v बराबर होता है dx अपान dt। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या हमारा। देखिए समय के साथ दूरी में परिवर्तन को वेग कहते हैं। वेग बराबर एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यह हमारा समय के साथ दूरी में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ये हमारा वही थॉट है और इसी का प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इस dt को इधर भेजिए तो v dt बराबर dx हो जाएगा, और हम लोग इसको आगे पीछे करके लिखेंगे तो dx बराबर हो जाएगा v dt। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग यहाँ गति का प्रथम समीकरण रखेंगे। देखिए गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से वो होता क्या है हमारा v बराबर होता है u प्लस ए टी। ये हमारा गति का समीकरण है। तो जहां हमारे पास v है वहां हम रखेंगे u प्लस ए टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx बराबर u प्लस ए टी, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा dt। अब इस dt को हम अंदर गुणा कराएंगे तो dx बराबर u dt प्लस ए टी, और क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो यहां लिखा जाएगा दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, उचित सीमाओं में समाकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां समझते हैं। देखिए dx और इधर हो जाएगा u dt समाकलन प्लस समाकलन ए टी और dt। अब बात आती है लिमिट लगाने के कि सर लिमिट कैसे लगाएं। तो देखिए अब हमें जरूरत पड़ेगी विस्थापन की, और विस्थापन होता क्या है, तो हम विस्थापन के लिए यहाँ s नहीं, s बराबर क्या लिखेंगे,
एक्स एफ माइनस एक्स आई। इसका क्या मतलब है? तो एक्स एफ का मतलब होता है एक्स एफ का मतलब होता है फाइनल पोजीशन, मतलब अंतिम वेग। और एक्स आई का क्या मतलब होता है? तो इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक वेग। तो विस्थापन हमें कब मिलता है? जब अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं तब। तो यहाँ आपके पास x है, तो हम इस हिसाब से लिमिट लगाएंगे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ समाकलन एक्स आई लोअर लिमिट और अपर लिमिट डी एक्स बराबर, हमारा यहाँ u कांस्टेंट है तो u बाहर आ जाएगा, और लिमिट किसके हिसाब से लगाएंगे? तो t के हिसाब से लगाएंगे यहाँ लिमिट। तो यहाँ लिमिट देखिए तो आपके क्या हो जाएगी? यहाँ t हमारा 0 से कहां तक था? t हमारा 0 से कहां तक था? t तक था, तो 0 टू t और क्या हो जाएगा? dt प्लस यहाँ हमारा कांस्टेंट a बाहर आ जाएगा, समाकलन t और क्या हो जाएगा? dt। और यहाँ जो हम लोग लिमिट लगाएंगे वो किसके हिसाब से लगाएंगे? t के हिसाब से। तो t हमारा कहाँ है? 0 से t। तो हम लोग यहाँ लिख दिए थे समाकलन करने पर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स आई एक्स एफ, और यहाँ 0t, और यहाँ क्या आ जाएगा? 0t। अब हम लोग देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फार्मूला अभी समाकलन का देखा था कि डी एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। साइड में फार्मूला मैथ वाले जो यूज हो रहे हैं वहां यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग समझते रहिएगा कि समाकलन dx बराबर क्या होता है? x। तो यहाँ समाकलन dx बराबर क्या हो जाएगा? x, और लिमिट एक्स आई एक्स एफ बराबर, यहाँ u कॉमन है तो यहाँ dt के स्थान पर फिर इसी फार्मूले से क्या बचेगा? यहाँ t। तो क्या हो जाएगा? 0 टू t प्लस यहाँ a है कॉमन। अब यहाँ देखिए समाकलन का एक दूसरा फार्मूला होता है कि x dx बराबर होता है, अगर कहीं पर x और dx मिले तो उसका जो सॉल्यूशन आता है वो कितना आता है? इसकी पावर में कुछ नहीं, 1, तो इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे और इसी जो संख्या आ रही उसी से क्या कर देंगे? हम लोग भाग कर देंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से देखते हैं। x dx अगर लिखा हो समाकलन के अंदर हो तो ये फार्मूला होता है कि जैसे x की पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो इस 1 में हम लोग अपनी तरफ से 1 जोड़ देंगे और जो ऊपर पावर आएगी उसी पावर से हम लोग क्या करेंगे? भाग कर देंगे। समाकलन ये कहता है इस फार्मूले के जरिए से। अब इसको सॉल्व करें तो देखें तो x की पावर 1 1 मिला के 2 बटे क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ पर क्या है? t। तो इसी फार्मूले के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा t²/2। कोई दिक्कत? लिमिट जहां तक है वहां तक लगा देंगे। बात समझ में आई? चलिए समझते रहिएगा और साथ ही साथ नोट करते रहिएगा। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा इनके जो इम्पोर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनके जरिए से क्लास 11th में, तो आप लोगों को इनको आना चाहिए। चलिए अब हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो x के स्थान पर एक बार क्या रखेंगे? एक्स एफ, और x के स्थान पर एक बार क्या रखेंगे? माइनस लगाकर एक्स आई बराबर u हो गया। फिर ब्रैकेट में एक बार t के स्थान पर t रखेंगे, एक बार t के स्थान पर क्या रखेंगे? 0। अपर लिमिट और लोअर लिमिट घटाकर दोनों लिखी जाती है। प्लस a, एक बार t के स्थान पर t रखेंगे तो t² और बटे हो जाएगा 2। एक बार t के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं? चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्स एफ माइनस एक्स आई बराबर क्या होता है? विस्थापन। तो यहाँ आ जाएगा s बराबर, यहाँ u और t से 0 घटाएंगे तो 0 और t बाहर आएगा तो t प्लस यहाँ क्या आएगा? a 0, किसी संख्या से 0 का स्क्वायर 0 होता है और किसी संख्या से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 0 घटाओ चाहे जोड़ो को फर्क ही नहीं ना, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ कितना बची? यहाँ बचेगा t² अपान क्या बचेगा? 2। अब इसको हम लोग अब देखिए हमारा ये 2 को बाहर कर सकते हैं तो हम लोग ये आएगा s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण आ गया जो कि s बराबर है ut प्लस हाफ at²
जहां पर s आपका विस्थापन है, u आपका प्रारंभिक वेग और t आपका क्या है, समय है, a यहाँ पर क्या है, त्वरण है। इस फैक्ट से हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया, समझ लीजिए। अब आप लोग इसको आसानी से नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। चलिए हम लोग अब तीसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं, जो कि गति का अंतिम समीकरण है, तीसरा थर्ड क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। थॉट हमारी यही रहेगी, यही लिमिट हमारी लगेंगी और इसी का उपयोग करके हम लोग थर्ड वाले का भी प्रूफ आसानी से कर लेंगे। वहां के लिए हम लोग सबसे पहले जो लेंगे वो हम पुराना वाला a बराबर dv अपान dt रखेंगे। a बराबर dv अपान dt, इसका मतलब हमने बताया था कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसी का हम लोग उपयोग करेंगे। अब RHS में यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो चलिए आगे समझते हैं। तो ये RHS में हम लोग dx से गुणा और dx से भाग करेंगे। तो RHS में यहां लिखेंगे, RHS में dx से गुणा तथा dx से भाग करने पर, चलिए a बराबर dv गुणे dx करेंगे बटे ये dt है, ये हमारा क्या है, dt है, और ये हम यहाँ किससे भाग करेंगे, dx, तो यहाँ हो जाएगा dx और dt हम लोग इधर लिख लेंगे। इसका कोई मतलब नहीं, आप समझिए। देखिए जैसे हमारा लिखा हो 2/3 गुणे 3/5, तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो 1/5 गुणे 3/2 लिख सकते हैं। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10, यहाँ भी 3 1 जा 3, 5 2 जा कितना होगा 10, क्योंकि गुणा में है और दोनों वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो हम उनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। चलिए हमने इसको आगे पीछे लिखा क्यों, आप देखें तो x से dx कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, dv अपान dt ही तो बचेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि dv अपान dx और यहाँ क्या है, dx अपान dt। dx अपान dt का क्या मतलब है, तो dx अपान जो dt है उसका मतलब होता है v। समझ में आ रही बात, क्या समय के साथ दूरी में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, हम लोग इसको जानते हैं। अब हम लोग dx अपान dt के स्थान पर क्या रखेंगे, v रखेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, अब v रखेंगे, हाँ v को आगे गुणा कराएंगे तो v dv अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये हमारा v है भैया, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब इसको हम लोग इधर गुणा कराते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा a dx बराबर d मतलब v dv, कोई दिक्कत। दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो यहाँ समाकलन a dx हो जाएगा और यहाँ समाकलन v dv हो जाएगा। अब हम लोग लगाते हैं लिमिट, यहाँ किसके हिसाब से लिमिट लगेगी, x के हिसाब से। x क्या है, हमारा दूरी है, ये हमारा दूरी लिखा है विस्थापन। चलिए यहाँ क्या लगेगा, xi और xf, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ किसके हिसाब से, v के। v क्या है, हमारा वेग हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा u और v, कोई दिक्कत। यहाँ पर कांस्टेंट एक कॉमन है, इसको हम लोग बाहर करेंगे। a यहाँ बचेगा का di मतलब xi और xf, यहाँ बचेगा dx बराबर, यहाँ v कॉमन नहीं है तो यहाँ हम लोग कॉमन नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग फार्मूला ही लगाएंगे u v और dv dv। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमारा फिर वही समाकलन वाले फार्मूला
कि समाकलन dx बराबर क्या होता है x, तो यहाँ पर क्या आएगा x, तो a ब्रैकेट में क्या बचेगा x, लिमिट क्या लगाएंगे xi और xf बराबर, यहाँ फार्मूला समाकलन x dx बराबर क्या होता है, x की पावर कुछ नहीं है एक मानते हैं, इस वन में एक में एक जोड़ते हैं, जो ऊपर आंसर आता पावर आती उसी से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं समाकलन मेथड से। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बन के आएगा x की पावर 2/2। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा v स्क्वायर आ जाएगा और बटे क्या आ जाएगा 2, v स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 2 और पावर u और क्या हो जाएगा v। यहां तक आ गई बात समझ में, थोड़ा सा और बचा है, देखिए क्या है हमारा वो, हम लोग क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा a ब्रैकेट में एक्स एफ माइनस एक्स आई, कोई दिक्कत बराबर, यहाँ अपर लिमिट फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट, अपर लिमिट v है तो v स्क्वायर अपान 2 माइनस लोअर लिमिट v के स्थान पर रखेंगे u, तो u का स्क्वायर अपान 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए a ब्रैकेट में एक्स एफ माइनस एक्स आई बराबर क्या होता है हमारा s होता है, और बराबर यहाँ दोनों बेस सेम है तो हम एक लिख लेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दोनों का गुणा कराएंगे तो as बराबर v स्क्वायर माइनस यू बटे 2, इस 2 को इधर गुणा कराएंगे 2as बराबर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब हम लोग इस u को उधर भेजेंगे और इस u को v को इधर रोकेंगे, ये हमारा v है और ये हमारा क्या है u है, इसको क्या बोलते हैं v, समझ लीजिएगा v है ना। तो इस u को हम लोग उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा और v इधर प्लस में बचेगा, तो हम लोग घुमा कर लिखेंगे, तो v इधर बचा तो v स्क्वायर बराबर ये उधर प्लस में जाएगा तो u स्क्वायर प्लस पहले से 2as, ये हमारा गति का तीसरा समीकरण समाकलन मेथड से आ गया। इस वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन मेथड से तीनों समीकरणों को बहुत ही आसानी से समझ लिया और सॉल्व कर लीजिए, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और या शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको इस समीकरण की या फिर इस टॉपिक की आवश्यकता है। मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।